नमस्कार। विश्व पुस्तक मेले के 7वें दिन जब हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं तो एक विशेष पुस्तक जिसके लोकार्पण के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए स्वयं हमारे साथ पुस्तक के लेखक द्वारिका उनियाल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुस्तक का नाम है मेरे आसान झूठ, एक काव्य संग्रह है। द्वारिका उनियाल जी प्रो वाइस चांसलर है बेंगलुरु राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पीयूष कुमार जी से आग्रह करूंगा कि पुस्तक संच देकर द्वारिका जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस कार्य के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं, पुस्तक का लोकार्पण, उसकी ओर हम बढ़ेंगे। आइए ना, ऐसा बोले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ज्यादा समय न लेते हुए भूमिकाओं से मैं बंधे बिना मैं द्वारिका उनियाल जी से आग्रह करता हूं कि अपनी पुस्तक के बारे में बताते हुए इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। और पीयूष जी और प्रभात प्रकाशन का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी कविताओं को आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मेरे आसान झूठ मेरे पिछले कई वर्षों की काव्य साधना का एक परिणाम है। मैं काफ़ी छोटा था, 9 से 10 साल का, तब से मैंने लिखना शुरू किया और करीब 15 साल तक लिखा। लेकिन इस बीच करीब 20 साल तक मैं सुसुप्त था, प्रसुप्त था और नहीं लिखा। 2015 से जब मैं मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में प्रोफेसर था, आईएएस को पढ़ाता था, वहाँ से मसूरी के खुशगवार मौसम ने मुझे फिर से एक मौका दिया, मेरे अंदर कविता को जगाया और मैंने फिर से कविता से प्यार करना शुरू किया। मैंने लिखना शुरू किया और वो जो बांध टूटा, वो जो धारा बही हिमालय की धारा की तरह, वो आज भी चल रही है। और इस काव्य संग्रह में जो मेरी कविताएं हैं वो करीब 2018 से 2023 के बीच के जो मेरा काव्य की मेरी रचना है, मेरी साधना है, उसमें मैंने इसको संकलित किया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पीयूष जी का और प्रभात प्रकाशन का कि इन्होंने इसे बहुत शीघ्र ही आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें करीब 114 कविताएं हैं और भिन्न भिन्न बिंबों को मैंने इसमें यूज़ किया है। तो कुछ कविताएं हमारे आम बोलचाल की ज़िंदगी की कविताएं हैं, कुछ कविताएं हैं जो मैंने अपने गढ़वाल की कहानियों पे लिखी हैं, मेरी कुछ कविताएं हैं जो मेरे कॉलेज के दिनों की हैं, मेरी कुछ कविताएं हैं जो मेरे माँ बाप के ऊपर हैं, मेरी कुछ कविताएं जो हैं वो मेरे दोस्तों के ऊपर हैं, मेरी कुछ कविताएं जो हैं वो आम जिंदगी के जो बिंब हैं उनमें हैं। इसमें चींटियाँ भी शामिल हैं। इसमें आपको कॉकरोच पे कभी किसी ने कविता नहीं लिखी होगी, मेरी एक कविता है जो कॉकरोच के ऊपर समर्पित है और हमेशा हम हिकारत भरी निगाह से उस कॉकरोच को देखते हैं, लेकिन मैंने जब उस कॉकरोच को देखा तब वो मर रहा था और मुझे उसके ज़िंदा होने का एहसास भी तब हुआ जब वो मर रहा था। तो वो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम ऐसे ज़िंदगी के बिंब पाते हैं जहाँ पे हम उसको देखते हैं, समझते हैं। एक कविता है मेरी अम्मा का पल्लू। तो वो इतनी सारी हमारी माएँ हैं, मेरी दोस्त हैं, और हमेशा मैंने देखा है कि अगर हम अपनी माँ को खो देते हैं, कुछ मेरे दोस्तों अनफॉर्चुनेटली खोया है। मोहित जी आइए। हाँ बिल्कुल, आइए बिल्कुल। अरे आप तो हमारे मित्र हैं। धन्यवाद, प्लीज आइए।
अजय। तो अलग अलग तरीके की कविताएं हैं, 114 कविताएं हैं। मैंने इसको किसी तरह से क्लासीफाई नहीं किया है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे आसान झूठ आपके मुश्किल सच हो सकते हैं। आपकी ही जिंदगी के लम्हे हैं जिन्हें मैंने अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश करी है। इसमें आप बहुत ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी नहीं पाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि ये आसानी से समझने वाली कविता है, दिल से दिल तक पहुंचने वाली कविता है। और एक हमारे साहित्यकार मित्र ने कहा कि द्वारी भाई की कविता बहुत निर्दोष कविता है, तो मैं मानना चाहूँगा कि वो निर्दोष कविता है। अभी तक किसी आडंबर से उसका पाला नहीं पड़ा है, उसमें साहित्य मत खोजिए। ये वो लम्हे हैं जो मैंने एक खत के रूप में आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है, और वो खत जिसके लिफाफे को बंद नहीं किया है मैंने। और आखिरी शब्द कि मैं लिखता हूँ क्योंकि ख्याल को बेवजह मन में सोचकर ज़ाया नहीं करते। मैं लिखता हूँ क्योंकि ख्याल को बेवजह मन में सोचकर ज़ाया नहीं करते। ख्याल को हवा लगनी चाहिए, उसे कलम की निब पर उकेर कर, कागज़ पर उकेर कर जिंदा रखना ज़रूरी है। फिर चाहे कलम की निब से उस कागज़ की निभे ना निभे, मैं कागज़ कलम ख्याल निभाते चले जाते हैं। मैं लिखता हूँ क्योंकि ख्याल को बेवजह मन में सोचकर ज़ाया नहीं करते। धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई एक दो कविता जो आपको अच्छी लगे, सबसे अच्छी लगी। साइकिल हाँ, साइकिल का, और एक कॉकरोच वाली कविता जो कॉकरोच वाली तो पता लग जाएगा लोगों को, क्लिष्ट नहीं है। हाँ, निर्दोष कविता पूछना पड़ेगा सर। मैंने जो कर्नल सर के साथ हाँ, अकेले बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। खोज लूँ मैं। मुझे 124 पीयूष जी ने कहा है कि मैं, अब कॉकरोच की बात निकली तो कॉकरोच वाली कविता सुना देता हूं। सुबह नजदीक से एक कॉकरोच को मरते देखा, हमेशा दूर से हिकारत भरी नजरों से देखा था मैंने उसको, मानो उसका जिंदा रहना मानवीयता पर थप्पा। कभी झाड़ू से तो कभी अखबारों से, कभी लातों से दुत्कारा है मैंने उस कॉकरोच को, पर शायद आज मैंने वो सब नहीं किया। मैंने देखा उसे कोशिश करते हुए जीने के लिए, मैंने देखा कैसे अपनी पीठ के बल वो लेटा हुआ है, मैंने देखा कैसे बेजान पैरों से वो उठने की कोशिश कर रहा है, मैंने देखा कि वह थक रहा था। उसके मरने को देखकर मैं आज उधेड़बुन में था, उस कॉकरोच के मरने को देखकर मैं आज उधेड़बुन में था। वह तड़पता रहा, मैं सुन्न सा उसे देखता रहा। उसके मरने के आखिरी पलों में वो अकेला नहीं था, वो कॉकरोच उसके मरने के आखिरी पलों में वो अकेला नहीं था। आज मुझे पहली बार उसके जिंदा होने का एहसास हुआ जब वो मर रहा था। दो टूक देखकर उस कॉकरोच को मैं भी बाहर निकल आया कमरे से, अपने की जिंदगी जीने, जैसे कि होता ही है। बारिश में चींटियां बह जाती हैं, सड़क पे कुत्ते कुचले जाते हैं, वैसे ही जैसे बस्तियों में बाढ़ आती है, वैसे ही जैसे जब गलियों में आते कटती हैं, जब कोई दरिया में डूबता है, जब बोरवेल में सांसें अटक जाती हैं। हम सब किसी न किसी के लिए सिर्फ एक कॉकरोच हैं। हम सब किसी न किसी के लिए सिर्फ एक कॉकरोच हैं। हमारे वजूद की सांसें कोई गिनता नहीं, हमारी रीढ़ की हड्डियां टूट चुकी हैं, हमारे हाथ लाचार, हमारे सोचने समझने की इंद्रियां कुंद। हम भी अपने अपने किचन की तलाश में भाग रहे हैं, हम भी अपने अपने किचन की तलाश में भाग रहे हैं। यहाँ से वहाँ रोज सुबह अपने बिलों से निकलते हैं, देर रात अपने बिलों में वापस। हमारे आसपास सब कॉकरोच हैं। एक दिन इसी तरह कोई दूसरा देखेगा हमें मरते और मुंह फेर एक लात मार कचरे के ढेर में डाल निकल लेगा। उसे ऑफिस जो जाना होगा, उसे ऑफिस जो जाना होगा।
ये जो आपने कविता सुनी बहुत ही इसमें सटायर भी है और उसके अंदर एक्चुअली वास्तविकता का धोन भी है, तो बहुत ही गहरी कविता है। तो प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर राय मेरे बचपन के दोस्त हैं और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे आज बचपन के बहुत सारे दोस्त यहाँ पे हैं, कुछ साथ वाले हैं, कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर राय और मैं करीब आई थिंक पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को जानते हैं और एक तरह से 50 साल से ही जानते हैं एक दूसरे को। और ये एमिटी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और अपने ज़माने में बहुत बड़े वक्ता और कवि और लेखक भी हुआ करते थे। तो प्रोफेसर राय मेरी उस ज़िंदगी को भी जानते हैं जब मैंने स्कूल में कक्षा 9 में लिखना शुरू किया, कक्षा 4 में लिखना शुरू किया, तब ये कक्षा 5 में थे और इन्होंने मेरी पहली कविता भी सुनी है। तो प्रोफेसर राय। मोहित गुप्ता जी हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पे आ जाएं। श्री मोहित गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात प्रकाशन को इस मंच पर। प्रोफेसर द्वारिका उनियाल का मैं मित्र भी हूं और पाठक भी हूं, और जिस शैली में इन्होंने ये कविताएं लिखी हैं, बहुत ही आसान आम बोलचाल की भाषा की शैली, हृदय के अंतःस्थल तक उतर जाने वाली कविताएं, हृदय को चीर कर आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाली कविताएं। जैसे अभी इन्होंने कॉकरोच की कविताएं पढ़ी, तो मेरा दावा है अगर कोई रात्रि में इसको सोते हुए पढ़ लेगा तो सुबह तक उसको ठीक से नींद न आएगी और सोचेगा उसके बारे में। एक जैसे आपने बोला कि ये एक सटायर भी है और ये एक सच्चाई भी है, इतनी सुंदर अभिव्यक्ति। आप देखिए, विचार तो सबके मन में आते हैं, उन विचारों को कलमबद्ध करके शब्द के रूप में कागज पर उतारना, ये एक बहुत ही क्लिष्ट कार्य है जो प्रोफेसर द्वारिका ने किया है। और प्रभात प्रकाशन को विशेष बधाई। मेरे मित्रों ने कारण मैं इस पुस्तक को अमेज़न पर डेली ट्रैकिंग करता था, कई हफ्तों तक इनकी पुस्तक नंबर 1 पे रही। कुछ लोग किताबों को प्रेम से बेचते हैं, प्रोफेसर उनियाल किताबों को डंडे की जोर पे बेचते हैं। ऐसे ऐसे पाठक के स्क्रीनशॉट थे, इन्होंने बच्चों को कहा, स्टूडेंट्स को, कि आज जरूर ले लेनी है, स्क्रीनशॉट खरीद के इनको वापस भेजो। तो अमेज़न पे लगातार हम कहते थे उनियाल साहब को कि उनियाल साहब आप लोग जिस तरह से धक्का लगा रहे हैं, पहला एडिशन देखिए कितने दिन में खत्म किया, 1 महीना, लेस देन 30 days फर्स्ट एडिशन वाज वाइड आउट। तो जितनी डेडिकेशन और जितनी मेहनत के साथ प्रोफेसर उनियाल काम करते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं। सो मेरी पुनः बधाई प्रभात प्रकाशन की टीम को और आपके मैनेजमेंट को, और हम ईश्वर से मनोकामना करेंगे प्रभात प्रकाशन परिवार ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राय साहब। अभी मोहित गुप्ता जी हमारे बीच हैं। तो सार्थक जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, सार्थक जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो पुस्तक से देके मोहित गुप्ता जी को सम्मान करें। प्रभात जी से आग्रह है कि पुस्तक से देके मोहित गुप्ता जी को सम्मान करें। मोहित गुप्ता जी से आप लोग सब परिचित हैं कि मोहित गुप्ता जी बुक्स के प्रमोशन में लगे हुए हैं, कॉर्पोरेट का बहुत बड़ा काम करते हैं और फ्रेंड्स ऑफ बुक्स नाम से एनजीओ चलाते हैं, जिसका काम पूरे देश भर में पुस्तकों के और पुस्तक संस्कृति को प्रचार प्रसार है। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मोहित जी की एक विशेष कविता है प्रोफेसर उनियाल की, साइकिल। मोहित जी से हमने आग्रह किया, देखना पड़ेगा, रुको। बोनसाई, हाँ बोनसाई। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर उनियाल। जैसा कि पीयूष जी कह रहे थे कि कई बार सर पे बंदूक रख के भी प्रोफेसर उनियाल अपनी किताब लिखवा सकते हैं, मैं इस बात की सत्यता को नहीं मानता। मैं ऐसा नहीं, क्योंकि डॉक्टर उनियाल ने अपना एक कमाल का एक पर्सनल कनेक्ट है, लोगों से जुड़ने का एक तरीका है। लखनऊ की बात नफासत है, नफासत और एक तरीका है डॉक्टर उनियाल का, जो कि हमारे वेस्टर्न यूपी से मिला चला है। उसमें अपने इटावा का चौरे का हैरो है, वो भी आ जाता है। वो दिल्ली वाला स्टाइल निगरू करना तो पड़ेगा ही।
तो सब मिला जुला के डॉक्टर उनियाल एक बहुमुखी प्रतिभा से धनी है, और जब वो लिखते हैं तो बिल्कुल दिल से लिखते हैं, और जैसा उनकी हर कविता में दिखाई पड़ता है। और हम शहरों से एक दूसरे को बड़ा अच्छे से जानते हैं, तो मैं इनकी जो कविता है, ये बोनसाई सा शहर, इसकी 4 पंक्तियां आपको सुनाऊंगा। आधा पौना सा शहर, आधा पौना सा शहर, उम्र में बड़ा मगर बौना सा शहर, हमसे बड़ा है लेकिन बौना सा है, मर्जियां कुम्हाई हुई सी, उम्मीदें कसमसाई हुई, ये अजीब सा बोनसाई सा शहर। कारें फैली, सड़कें सिमटी हैं यहाँ, बड़े बड़े घरों की परछाइयां दुबकी हैं यहाँ, बंद नालियों का नल में चिपके पानियों का शहर, बोनसाई सा शहर, बोनसाई सा शहर। अब मैं डॉक्टर उनियाल से पूछा, ये कौन से शहर से प्रेरणा पा के आपने लिखी है? बैंगलोर ही हो सकता है। हमारे दिल्ली के बारे में तो बिल्कुल मत बोलिएगा, लखनऊ के बारे में सोचिएगा भी मत, और नोएडा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि योगी जी का शहर है वो। ये आपका बैंगलोर ही हो सकता है। ये फंसा रहे हैं मुझे। लेकिन देखिए, यहाँ जितने लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि हम शहरों के लोग, हम छोटे कस्बों के लोग हैं, गांव के लोग हैं, और उन शहरों में आके हमने अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी उम्मीदों को परवाज दी, हमारे पंखों को परवाज मिली। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में वो कस्बा, वो गांव, वो छोटा शहर, मैं उदयपुर से हूँ, उससे भी छोटी जगह एक है जावर माइस, वहां से हूँ। लेकिन जो जो हमने और मैंने करीब मेरी जिंदगी में 11 शहरों में मैं रहा हूँ, 16 घरों में मैं रहा हूँ। तो मुझसे लोग पूछते हैं कि सर आप इतना क्यों घूमते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि बंजारों के तंबुओं में नींव नहीं होती और पंछियों के घोंसलों में छत, है ना। तो जहां जहां जो भी शहर मुझे मिला है, बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है मोहित जी, आप भी दिल्ली वाले नहीं हैं, दिल वाले हैं, दिल्ली वाले नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये चीज लगती है कि कहीं ना कहीं हमारे शहर कसमसाए से, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे शहरों की जो जिंदा दिली है वो कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं। और जो छोटे शहर का या छोटे कस्बे का जो हमारा दिल है वो कहीं ना कहीं वापस जाना चाहता है अपनी रूट्स में, और उस रूट से बातें करना चाहता है। और इसलिए उस गली में, उस शहर की भी, बड़े से शहर की छोटी सी गली में भी उसको कहीं ना कहीं वो बिंब मिलते हैं जो बिंब हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये शहर जिंदा तो है पर जी नहीं रहा। और उसी शहर के लिए एक छोटी सी कविता, फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं वक्त की नजाकत को देखते हुए। और ये उम्मीद की कविता है। इसका नाम है आज की खबर। हम अखबार उठाते हैं और सबसे पहले डरते हैं कि यार आज ये खबर कम से कम अच्छी होनी चाहिए, और फिर डरते हैं यार अच्छी खबर नहीं मिलती, कहीं ना कहीं हमें उन खबरों से डर लग जाता है। तो ये मेरी कविता है जिसका नाम है आज की खबर। खबर हर रोज पढ़ता हूं कि कुछ नई खबर मिले, अखबार की हर रोज खबर पढ़ता हूं कि कुछ नई खबर मिले। मेरा अखबार तो ताजा है पर शायद खबरें वही रोज वाली। हर रोज उम्मीद यही है कि आज कुछ अलग हो शहर की गलियों में, क्या पता आज किलकारियां ज्यादा सिसकियां कम हो, क्या पता आज किलकारियां ज्यादा सिसकियां कम हो। धुओं की बारिश से बेफिक्र 13वीं मंजिल की बालकनी में एक फूल खिले, क्या पता कि दौड़ती भागती मेट्रो की सीट पर बिना शिकवा किए कोई मुस्कुराहट मिले, क्या पता उस पुल पर तन्हा कोई रूह फिर से प्यार करने लगे जिंदगी से और खुदकुशी ना करे, क्या पता कि टैक्सी के खुलते दरवाजे से कोई बिछड़ा यार निकले, तुम्हें देख मुस्काए और फिर आगे निकल जाए, क्या पता कि किसी ट्रैफिक सिग्नल पर मजारों के फूल बेचते बच्चे की हसरत पूरी हो और कार में बैठे दंपति को वो घर का नूर मिले, क्या पता क्या खबर हो बेखबर भी हर रोज तलाशता हूं ताजा अखबार में उन्हीं खबरों के बीच इन नाखबरों को कि क्या पता। धन्यवाद। इतनी बढ़िया बात आपने कही है। और मैं आपको बताऊं कि मंडे को, सोमवार को जो दैनिक भास्कर आता है करीब 2 साल से, वो नॉन नेगेटिव न्यूज़पेपर होता है।
तो मोस्ट पॉजिटिव, उसमें कोई नेगेटिव खबर नहीं होती, क्राइम वगैरह वो लोग उस दिन नहीं प्रकाशित करते। तो मंडे अच्छी बात, ये अच्छा ट्रेंड होना शुरू किया कि मंडे की शुरुआत जो है वो नेगेटिव से ना हो, क्योंकि नेगेटिव तो जो होना था तो हो ही गया और सबको मालूम है कहाँ बलात्कार, कहाँ मर्डर, कहाँ पे गोली चली, कहाँ और कुछ हुआ। तो वो विवस्त है कि आप मॉर्निंग में सुबह उठें और देखें कि एक टेम्पो स्कूल जाते हुए पलट गया और 5 बच्चों को घायल हो गए या उनको ज्यादा चोट आ गई, तो देख के बड़ा मार खराब होता है। तो जो आपने बात कही है और उसमें आपकी जितनी भी कविताएं सुने हैं और जितना भी किताबों में कविताओं में बहुत गहरी बैठ है, तो ये बहुत बढ़िया आपने लिखा, बहुत अच्छा काम किया है और आपका बहुत साधुवाद, क्योंकि हमें ऐसे लेखक नहीं मिलते जो पुस्तकें बिकवाने में भी मदद करें। तो हमें तो ऐसे पुस्तक प्रकाशन एक चीज, ये बिल्कुल बात सही कही है, जो दिखता है वो बिकता है और अमेज़न की लाइफ में जो बिकता है वो और दिखता है। और मैं मार्केटिंग का प्रोफेसर हूँ, अगर मैं खुद मार्केटिंग को प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो फिर पढ़ा के क्या फायदा। निश्चित तौर पर प्रोफेसर साहब ने हमारे ऑफिस में मोहित जी हैं, वो यहाँ पे नहीं है अभी, तो प्रोफेसर साहब ने मोहित जी के साथ लाइनअप करके ऑलमोस्ट प्रोफेसर साहब रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं और हमें लगता था कि प्रोफेसर उसमें उत्साही है, तो ये डर लगता था कि आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़े, पता नहीं किताब बिकी या नहीं बिकी। और 30 दिन में एक एडिशन का खत्म होना हमारे लिए भी चमत्कार था। और आपको बताऊं ऑन रिकॉर्ड कि पिछले 2 साल में हमने कविता प्रकाशित करना शुरू किया है और अभी भी हम महीने में मुश्किल से एक कविता प्रकाशित करते हैं। वी पब्लिश 2 बुक्स एवरी डे। तो पर आपने हमारी मिथ को तोड़ दिया, मिसकंसेप्शन को तोड़ दिया कि कविता की पुस्तकें नहीं बिकती, बिक सकती है यदि कविताओं में गहराई हो और प्रोफेसर उनियाल की स्ट्रेटेजी, बाकरी की स्ट्रेटेजी हो। नहीं, मुझे ये भी लगता है कि कविता, अभी संजीव पालीवाल जी भी एक बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पाठकों से दूर होती जा रही है क्योंकि उसकी पठनीयता कम हो गई है। मुझे लगता है कि जितना सरल तरीके से हम ये यंग, हमारे काफी ऑडियंस भी है, बच्चे भी हैं, इनको सिर्फ स्कूल से फोर्स करके कविता ना पढ़ाई जाए कि भैया सिलेबस में थी इसलिए पढ़ ली, उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं कविता से इसलिए जुड़ा क्योंकि मेरे पिताजी पढ़ते थे, प्रोफेसर राय, मैं, मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे बैठी हैं, दीपा और रश्मि, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्योंकि हमारे घर में वो माहौल था पढ़ने का और कविताएं सरल थी और हमारे दिल से जुड़ती थी। धीरे धीरे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम कविताओं को हमने कॉम्प्लेक्स कर दिया है और बिंब धर्मिता के नाम पे उसको इतना ज्यादा अपठनीय बना दिया है कि आदमी पढ़े और बोले यार पढ़ तो ली, समझ में नहीं आई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये भी ज्यादा जरूरी है पाठकों से जुड़ने के लिए आज की तारीख में। और चंद 2 पंक्तियां हैं, इस कविता की नहीं है लेकिन मेरी कविताएं हैं, बच्चे यहाँ पे हैं और उनको इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि प्रोफेसर हो तो 2 लाइन बोलूंगा कि आप सबके लिए कि सपनों को उड़ने के लिए हवाई जहाज का टिकट नहीं लगता। सपनों को उड़ने के लिए हवाई जहाज का टिकट नहीं लगता, बस पलकों को उम्मीदों के पंख चाहिए। तो मैं चाहता हूँ यहाँ जितने छोटे बच्चे हैं, मेरे दोस्तों के, बाकी उन सब के पंखों को परवाज मिले। और ख्याल पकाने के चूल्हे कम नहीं, ख्याल पकाने के चूल्हे कम नहीं, नई सोच के कोयलों को एक चिंगारी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग और आप और सब लोग इन बच्चों की उम्मीदों को एक चिंगारी देंगे। तो सपनों को उड़ने के लिए हवाई जहाज का टिकट नहीं लगता, बस पलकों को उम्मीदों के पंख चाहिए। इसी उम्मीद के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने मेरा हौसला अफजाई करी। मैं बैंगलोर से आप लोगों से मिलने आया था और आपने मेरी यात्रा को सफल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। और आपने जो आखिरी बात बोली ना कि हवाई जहाज की टिकट लगती, जितना युवा वर्ग है इस बात को सब पढ़ ले, समझ ले, उसको आत्मसात कर ले, तो इससे बड़ी चीज आज का टेक अवे नहीं हो सकती। बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बड़ी संख्या में आए, यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ लोग जो जुड़े हैं उन सभी का भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।